स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये भी देवराज चाहन सीरीज की कहानी है। नाम है केकड़ा। बाकी बातें इस कहानी के इस पार्ट के एंड में। फिलहाल शुरू करते हैं केकड़ा पार्ट 1। देवराज चाहन ने सड़क के किनारे कार रोकी कि जगमोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मैं 5 मिनट में आया, कहते हुए वो सामने नजर आ रहे शॉपिंग सेंटर की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद ने इंजन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। पीछे वाली सीट पर सोहनलाल पसरा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। इधर क्या काम है जगमोहन को? सोहनलाल ने पूछा। किसी से मिलना था, देवराज चांद ने कार से बाहर देखते हुए कहा। किससे? ये मैं भी नहीं जानता, पूछा भी नहीं मैंने। आज गर्मी ज्यादा थी, तेज धूप थी और हवा चलने का कहीं अता पता नहीं था। रह रहकर चेहरे पर पसीने की लकीरें नजर आने लगती थी। देवराज चौहान के गालों और गले पर आए पसीने को उल्टी हथेली से साफ करते हुए जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर फेरने लगा। सोहनलाल ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। कहीं लंच करें? आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, भूख लग रही है, सोहनलाल बोला। जगमोहन को आने दो, लंच भी ले लेंगे। यहाँ से थोड़ा आगे ही एक रेस्टोरेंट है, वहां। सोहनलाल अपनी बात पूरी न कर सका, तभी दरवाजा बाहर से खुला। जहां से जगमोहन निकल कर गया था और 40-42 बरस का एक आदमी भीतर आकर बैठ गया। दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चांद ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। सोहनलाल भी सीधा होकर बैठ गया। कौन हो तुम, और भीतर कैसे बैठ गए? देवराज चांद कह उठा। सोहनलाल का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा पहुंचा। तुम्हारे पास बैठकर मुझे अच्छा लग रहा है देवराज चौहान, वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान सतर्क नजर आने लगा। सोहनलाल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। मेरा नाम प्रताप कोहली है, वो पुनः बोला। बाहर निकलो, पीछे बैठे सोहनलाल ने कहा। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं सोहनलाल। ओ, तो तुम मुझे भी जानते हो? दोस्तों के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। तभी देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। कार के बोनट के पास जो व्यक्ति टेक लगाकर खड़े हो गए थे, यकीनन वो इसी प्रताप कोहली के साथ थे। ये तुम्हारे आदमी हैं? देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन इस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा? किससे? तुम्हारे दुश्मन से या मेरे दुश्मन से? कोई हम पर अचानक हमला न कर दे। प्रताप कोहली मुस्कुरा कर कह उठा। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ। क्यों? तुमसे बात जो करनी थी। क्या चाहते हो? सौदा। बोलते रहो। सिर्फ एक मर्डर के लिए मैं तुम्हें तगड़ी रकम दूंगा। किसी और को ढूंढ लो। क्यों? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, किसी के कहने पर किसी का मर्डर नहीं करता, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। देवराज चौहान, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे किसी का मर्डर किया ही ना हो। प्रताप कोहली ने उसे देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। ये हुई ना बात। प्रताप कोहली भी मुस्कुरा पड़ा। तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। दरवाजा खोलो और बाहर निकल जाओ। क्या? प्रताप कोहली के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम काम करने को तैयार नहीं हो? नहीं। तुम मुस्कुराए क्यों? तुम्हारी बात पर। प्रताप कोहली ने पहलू बदला और खुद पर सब्र रखते हुए कह उठा। एक मर्डर के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे सकता हूं। कार से निकलो। ठीक है, 1.5 करोड़। बाहर निकल जाओ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। प्रताप कोहली ने देवराज चौहान से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? देवराज चौहान उसे देखने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, इसमें बेठिकाने आने वाली कौन सी बात आ गई? मैं तुम्हें एक मर्डर के लिए 1.5 करोड़ रुपया दे रहा हूं और तुम ना ना करते फिर रहे हो।
मैं किसी के कहने पर किसी का मर्डर नहीं करता। बेशक 1.5 करोड़ मिले, ठीक समझे। तुम यहां से बाहर निकलो। प्रताप कोहली कुछ कहने लगा कि पीछे से सोहनलाल ने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे कर दिया। प्रताप कोहली ने रिवॉल्वर पर नजर मारी, फिर गर्दन घुमाकर बोला। सोहनलाल ने दांत फाड़ दिए। मैं शराफत की बातें कर रहा हूं और तुम लोग मुझे रिवॉल्वर दिखा रहे हो। हम भी शराफत से बात कर रहे हैं। रिवॉल्वर चलाई नहीं है, दिखाई है। तेरे को 10 बार कह दिया कि निकल बाहर, तो बाहर निकल जा। देवराज चौहान मर्डर नहीं करेगा, बात खत्म। रास्ता नाप ले अपना। प्रताप कोहली ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब मेरा पीछा मत करना, देवराज चौहान ने कहा। प्रताप कोहली कुछ न बोला, वहीं खड़ा रहा। तभी सामने से जगमोहन आता दिखा तो सोहनलाल कह उठा, साहब आ रहे हैं, पीछे हट जा। प्रताप कोहली एक तरफ हट गया। देवराज चौहान के कार स्टार्ट करते ही बोनट से टेक लगाकर खड़े दोनों व्यक्ति एक तरफ हो गए। जगमोहन पास पहुंचा। उसने प्रताप कोहली और दोनों व्यक्तियों पर नजर मारी। क्या बात है? जगमोहन ने पूछा। बैठ, भीतर से सोहनलाल ने कहा। मैं बताता हूं। उलझन में फंसा जगमोहन कार के भीतर बैठा। दरवाजा बंद किया तो देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। प्रताप कोहली कार को जाते देखता रहा। वो दोनों आदमी उसके पास पहुंचे और एक ने पूछा, क्या हुआ? क्या बोला देवराज चौहान? नहीं माना, प्रताप कोहली ने कहते हुए जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। तुमने क्या ऑफर दी? 1.5 करोड़। प्रताप कोहली ने फोन कान से लगा लिया। तब भी नहीं माना? हैरानी है, दूसरा बोला। तभी प्रताप कोहली के कानों से दूसरी तरफ से दिनेश चिरू की आवाज सुनाई पड़ी। बोल। देवराज चौहान से बात की, वो नहीं मानता। क्या कहता है? मेरे को कार से बाहर निकाल दिया। बोलता है कि वो किसी के कहने पर किसी का मर्डर नहीं करता। प्रताप कोहली ने फोन पर कहा। तूने ठीक से बात नहीं की होगी। दिनेश चिरू की सोच भरी आवाज कानों में पड़ी। तेरे को ऐसा क्यों लगता है? दिनेश चिरू की तरफ से आवाज आई। प्रताप कोहली फोन कानों से लगाए खड़ा रहा। देवराज चौहान गया? हाँ। उस पर इस वक्त कौन नजर रख रहा है? मुकेश। मैं देवराज चौहान से बात करूंगा। मुकेश से कहना कि मुझे खबर करे देवराज चौहान किधर है। ठीक है, मैं अभी मुकेश को फोन कर देता हूँ। प्रताप कोहली ने फोन काटा और मुकेश का नंबर मिलाया। हेलो। फौरन ही मुकेश की आवाज कानों में पड़ी। कहाँ है देवराज चौहान? अभी अभी उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी है। मेरा ख्याल है कि वो लंच करेंगे। हाँ, वो अब कार से बाहर निकले हैं और अब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दिनेश को फोन कर और देवराज चौहान की पोजीशन उसे बता। दिनेश वहां पहुंचेगा। अगला दृश्य। जगमोहन को जब पता चला कि एक मर्डर के लिए कोई 1.5 करोड़ दे रहा था और देवराज चौहान ने इनकार कर दिया तो उसका मूड खराब हो गया। क्या हर्ज था? जगमोहन कह उठा। उनसे बात कर लेते, एक मर्डर तो करना था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वो ड्राइव करता रहा। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर सोहनलाल को देखा। तूने देवराज चौहान को समझाया नहीं? समझाया? सोहनलाल सकपका उठा। मैं समझाऊंगा? तेरे को समझाने में शर्म आती है? समझदार को क्या समझाता मैं? कोई समझदार नहीं होता। इंसान बूढ़ा हो जाने के बाद भी नई नई बातें सीखता रहता है। कई बार समझ नहीं होती, परंतु समझाने पर आ जाती है। एक बार तो समझाया होता देवराज चौहान को। अच्छा। सोहनलाल ने कुछ ज्यादा ही लंबी सांस ली। क्या अच्छा? अब समझाऊंगा तो समझा। ये मौका तो हाथ से निकल गया, अगले किसी मौके पर समझाऊंगा। जगमोहन ने सोहनलाल को घूरा। सोहनलाल दांत दिखाकर कह उठा। भूख लगी है, तेरे को बढ़िया जगह लंच कराता हूँ। मेरी तो भूख मिट गई, अब तो नमक का भी स्वाद नहीं आएगा, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। कुछ देर बाद सोहनलाल के कहने पर एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक दी गई। अगला दृश्य। तीनों ने लंच किया। इसी दौरान जगमोहन उखड़ा सा चुप चुप ही रहा। देवराज चौहान जगमोहन की मीठी नाराजगी को महसूस करके मुस्कुराने लगता था।
लंच के बाद वेटर बर्तन ले गया। उन्होंने 3 कॉफी का ऑर्डर दिया। तभी उनके पास 35 वर्षीय व्यक्ति आ खड़ा हुआ। कठोर से चेहरे परंतु सभ्य से दिखने वाले इस व्यक्ति के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी हुई थी। तीनों ने उसे आते देखा तो वो बोला, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? क्यों? जगमोहन ने उसे घूरा। देवराज चौहान एकटक उस व्यक्ति को देख रहा था। मैं प्रताप कोहली का दोस्त हूं जो कुछ देर पहले देवराज चौहान से मिला था। 1.5 करोड़ वाला प्रताप कोहली? हाँ वही। जगमोहन का चेहरा चमक उठा। बैठो बैठो, खड़े क्यों? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा शांत था। दिनेश चुरू खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? जगमोहन ने पूछा। दिनेश चुरू। इस काम के लिए मैं इनकार कर चुका हूं, देवराज चौहान ने कहा। सुन तो लेने दो, क्या कहता है? जगमोहन बोला। शायद कोई नई बात लेकर आया हो। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने तुरंत मुंह फेर लिया और सोहनलाल से बोला, तुम इसे समझाओ, तब तक मैं दिनेश चुरू से बात करता हूं। सोहनलाल खामोश रहा। तो तुम लोग किसी का मर्डर करवाना चाहते हो देवराज चौहान से और बदले में 1.5 करोड़ दे रहे हो? हाँ। अब तुम्हें क्या कहूं, खून खराबा अच्छी बात नहीं होती। इस काम के 2 करोड़ भी मिल सकते हैं। 2 करोड़? एक मर्डर के लिए? दिनेश चुरू ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन देवराज चौहान का उसूल है कि दो बंदों की लड़ाई में दखल ना दो। तुम जिसका मर्डर कराना चाहते हो उसका तुम लोगों के साथ पंगा होगा, इसीलिए हमारा बीच में आना किसी भी तरफ से ठीक नहीं। दिनेश चुरू के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। जिसे मारना है उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं? जरा सी भी नहीं। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे को देखकर कहा, सुना तुमने? ये शरीफ लोग हैं। जिसकी जान लेना चाहते हैं उसके साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात को मजाक में मत लो जगमोहन। मैं मजाक नहीं कर रहा, गंभीर हूं। ये बताओ कि फिर उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? 2 करोड़ खर्च करके? वो एक सफेद वो एक सफेद पोश है। दिखावे के तौर पर सफेद धंधा करता है और शहर में इज्जतदारों की तरह रहता है, जबकि हकीकत में वो ड्रग्स किंग है। नशे का व्यापार करता है वो और युवा पीढ़ी को बर्बादी की गर्त में भेज रहा है। कौन है वो? रतन चंद कालिया, शहर का नामी आदमी है। देवराज चौहान एकटक दिनेश चुरू को देख रहा था। जगमोहन ने फौरन देवराज चौहान से कहा, अगर ये सही कह रहा है तो फिर मर्डर किया जा सकता है। मैं सही कह रहा हूं। माना कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम क्यों 2 करोड़ खर्च कर रहे हो? शहर में आगे भी ढेरों लोग हैं। मैं नहीं खर्च कर रहा। तो शौरी साहब खर्च कर रहे हैं। ये कौन साहब हैं? नागेश शौरी। शहर के चंद दौलतमंदों में से एक हैं और शौरी साहब को नशे से सख्त नफरत है। 2 करोड़ इनके लिए ऐसी रकम है जैसे हम लोगों के लिए 100 100 रुपए। शौरी साहब को पैसे की ज्यादा परवाह भी नहीं है। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव नाच उठे। वो दिनेश चुरू को देखने लगा। दिनेश चुरू गंभीर था। तभी वेटर 3 कॉफी ले आया। एक और कॉफी ले आओ, जगमोहन ने कहा। वेटर चला गया। इस काम के लिए तुम्हें 2 लाख में भी बंदे मिल सकते हैं, जगमोहन ने कहा। शिकार दमदार हो तो शिकारी को भी दमदार होना चाहिए, तभी बात बनती है, दिनेश चुरू बोला। हमने कम से कम 20 नामी आदमियों की लिस्ट शौरी साहब को सौंपी जो ये काम करने का हौसला रखते हैं, और उन 20 में से उन्होंने देवराज चौहान को ही पसंद किया कि ये काम देवराज चौहान को सौंपा जाए। उसके बाद हम लोगों ने देवराज चौहान को गुपचुप तौर पर ढूंढने में 2 महीने लगा दिए। अब जाकर हमारी बात हो रही है। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। लो, तुम कॉफी पियो। खाली बैठोगे तो मुझे देखते रहोगे। जगमोहन ने उसकी तरफ कॉफी का प्याला सरकाया। एक मर्डर के लिए 2 करोड़ कम नहीं होते। अभी मोल भाव का वक्त नहीं आया। क्या मतलब? पहले ये देखना है कि रतन चंद कालिया के बारे में तुमने जो कहा है क्या वो सच है, जगमोहन बोला। सच है। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हम खुद पता लगाएंगे।
दिनेश चुरू ने जेब से अखबारों की कटिंग का पुलंदा निकालकर उनके सामने टेबल पर रखा। ये अखबारों की कटिंग्स हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि रतन चंद कालिया ड्रग्स के धंधे में गले तक फंसा पड़ा है। इन खबरों में पुलिस द्वारा ड्रग्स को जब्त किए जाने की जगहों का विवरण है। हर जगह रतन चंद कालिया की ही है। इन खबरों की कटिंग को तुम साथ लिए घूम रहे हो? जगमोहन ने होंठ सिकोड़े। यहां आने से पहले इन्हें साथ ले लिया कि कहीं जरूरत ना पड़ जाए, और जरूरत पड़ गई। इन अखबारों में छपी खबरों से साफ है कि रतन चंद कालिया ड्रग्स किंग है। उसके ठिकाने पर जितने भी आदमी पकड़े गए, उन्होंने पुलिस के सामने कबूला कि रतन चंद कालिया के लिए काम करते हैं। परंतु रतन चंद कालिया इतना बेशर्म है कि वो साफ मना करता है कि वो ड्रग्स का धंधा करता है। तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। केस चल रहा है। रतन चंद कालिया जमानत पर है और अपने को बचाने के लिए बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। शौरी साहब को नहीं लगता कि वो कभी कानून के शिकंजे में फंसेगा, इसलिए शौरी साहब उसका मर्डर करा देना चाहते हैं। दिनेश चिरू ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ बात गले नहीं उतर रही, जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। शौरी के पास कोई ठोस वजह नजर नहीं आ रही कि वो रतन चंद कालिया का मर्डर क्यों कराना चाहता है। कालिया ड्रग्स का धंधा करता है, कानून उसे सजा नहीं दे पा रहा, इसलिए वो कालिया का मर्डर कराना चाहता है। जच नहीं रहा कुछ। तुम्हें क्या, तुम मर्डर करो और 2 करोड़ गिन लो। हमने मर्डर करने की दुकान नहीं खोल रखी, ना ही हम किसी के कहने पर किसी की जान लेते हैं। ये तो तू सुन ही चुका है। फिर किसी की जान ले सकते हैं बशर्ते कि वो आदमी जीने की काबिलियत ना रखता हो। अब ये तुम्हें साबित करना है कि रतन चंद कालिया जीने की काबिलियत खो चुका है। वो ड्रग्स किंग है, देश को नशे की गर्त में धकेल रहा है, तो उसे जरूर मरना चाहिए। परंतु नागेश शौरी क्यों उसे मरवा देना चाहता है, ये बात। साल भर पहले नागेश शौरी की खूबसूरत पत्नी नशे की लत में पड़कर अपनी जान गंवा बैठी। शौरी उसे बहुत प्यार करता था। शौरी ने अपनी पत्नी को बचाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन नशा जीत गया और उसकी पत्नी मर गई। ये है वजह कि नागेश शौरी साहब नशे के व्यापार करने वाले को खत्म कर देना चाहते हैं। हम्म, तो ये है असल बात, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। बोलो देवराज चौहान, दिनेश चिरू बोला। तुम मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरे से बात करो। देवराज चौहान के पास सोचने को बहुत कुछ है। देवराज चौहान ने क्या काम करना है और क्या नहीं, ये मैं ही तय करता हूं। तुम तय करते हो? हाँ, और कितना पैसा लेना है ये भी मैं ही तय करता हूँ। पैसा तो 2 करोड़ ही है। ये तो तुम लोगों ने तय किया है, मैंने नहीं। ये बात बाद में तय करेंगे। उससे पहले तो ये देखना है कि रतन चंद कालिया सच में ड्रग्स के धंधे में फंसा हुआ है। तुम अपना फोन नंबर दो और जाओ, लेकिन जल्दी मत करो, गरम मत हो। तुमने अपनी समस्या हमें बता दी, अब आगे काम हमारा है। नोट आते हुए मुझे बुरे नहीं लगते, परंतु तुम्हें 2-3 दिन का इंतजार करना होगा कि तुम्हारी बातों की सच्चाई जानी जा सके। तो मैं शौरी साहब से क्या कहूँ, वो रतन चंद कालिया के बारे में हमें जो कहा है वो सच है। तुम परसों तुमसे बात करेंगे, नागेश शौरी से भी मिलेंगे। अपना फोन नंबर दो। कार्ड वार्ड है तो ठीक, नहीं तो यूं ही कागज पर लिख दो, सब चलेगा। अब हमारे पीछे मत रहना, कोई हम पर नजर ना रखे। हमारी गाड़ी उल्टी चल पड़ी तो सब रगड़े जाओगे, समझे कि नहीं? समझा। समझा समझा क्या कर रहा है, फोन नंबर दे और खिसक ले, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। दिनेश चिरू अपना फोन नंबर देकर चला गया। जगमोहन ने देवराज चांद से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? मेरा ख्याल है कि असल बात कोई और ही है रतन चंद कालिया की हत्या करवाने के पीछे। पता करता हूँ रतन चंद कालिया वास्तव में ड्रग्स किंग है भी कि नहीं। देवराज चांद ने हाथ बढ़ाकर अखबारों की कटिंग्स का बंडल उठा लिया। ये भी पता करना है कि रतन चंद कालिया और नागेश शौरी के बीच क्या कोई दुश्मनी है। जगमोहन ने सिर हिलाया और सोहनलाल से कहा, फुर्सत में है तो मेरे साथ लग जाए इस काम में। फुर्सत ही है, अभी लग जाते हैं इस काम में, सोहनलाल कह उठा। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे।
दिन भर के कामों से फारिग होकर देवराज चौहान ने दिनेश चूरू का दिया अखबारों के कटिंग्स का बंडल देखना शुरू कर दिया। छोटी बड़ी 18-20 कटिंग्स थी। पढ़ते पढ़ते देवराज चौहान कटिंग्स की खबरें पूरी तरह पढ़ गया। उन खबरों से जाहिर हो रहा था कि रतनचंद कालिया का व्यापार भारी पैमाने पर चलता है। इसी सिलसिले में उस पर केस चल रहा था और वो जमानत पर छूटा हुआ था। यानी कि दिनेश चूरू ने जो भी कहा था वो सच ही कहा था। परंतु जाने क्यों देवराज चौहान को कुछ अटपटा सा लग रहा था। क्या अटपटा लग रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही थी उसे। देवराज चौहान ने वक्त देखा, रात के 11 बजे थे। जगमोहन और सोहनलाल अभी तक नहीं लौटे थे। देवराज चौहान किचन में पहुंचा और कॉफी बनाई। इस दौरान सोचों में डूबा रहा। फिर कॉफी का घूंट लेता हुआ प्याले के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा तो कॉल बेल बजी। देवराज चौहान दरवाजे के पास ही बनी खिड़की पर जा पहुंचा। जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। पोर्च की लाइट ऑन थी और जगमोहन और सोहनलाल को वहां देखा। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। दोनों भीतर आए। सोहनलाल ने दरवाजा बंद किया। डिनर किया? जगमोहन ने पूछा। हाँ, फ्रिज में जो पड़ा है उससे काम चला लिया, देवराज चौहान ने कहा। हम भी खाकर आए हैं। दोनों सोफे पर जा बैठे। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़े प्याले से कॉफी का घूंट भरा और बैठते हुए बोला, क्या रहा? रतनचंद कालिया ड्रग्स किंग ही है, जगमोहन ने कहा। कैसे पता चला? हम ड्रग्स के खरीदार बनकर कुछ लोगों से मिले और उनसे हमें जानकारी मिली कि रतनचंद कालिया ड्रग्स किंग है। पक्का? इससे ज्यादा और क्या पक्का होगा कि सबकी जुबान पर रतनचंद कालिया का ही नाम है कि इस शहर में ड्रग्स का धंधा वही कंट्रोल करता है और किसी अन्य को टिकने नहीं देता। वो खतरनाक आदमी माना जाता है। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। नागेश शौरी के बारे में भी पता किया? सोहनलाल ने कहा। शौरी बेहद दौलतमंद इंसान है। कई बड़े बड़े धंधों का मालिक है। उसकी पहुंच ऊंची है। अपने आप में दम रखता है। साल भर पहले उसकी पत्नी को नशे की आदत की वजह से मरना पड़ा। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा नशा करने लगी थी। इलाज से कोई फायदा न हुआ और वो मर गई। रतनचंद कालिया और नागेश शौरी में सीधी दुश्मनी है क्या? कुछ भी नहीं। हमने पता नहीं किया, लेकिन दोनों में लिंक यही मिलता है कि रतनचंद कालिया नशे का धंधा करता है और नागेश की बीवी को नशे की लत की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, सोहनलाल ने कहा। तो हम ये सोचें कि दिनेश चूरू ने जो भी कहा ठीक ही कहा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यही नतीजा निकलता है, जगमोहन बोला। लेकिन 2 करोड़ कम दे रहा है वो। जगमोहन ने दोनों को देखा। कम है? सोहनलाल ने हैरानी से उसे देखा। वैसे तो ठीक है, जगमोहन मुस्कुराया, लेकिन नागेश शौरी की जो हैसियत पता लगी है आज, उस हिसाब से कम है। कल हम नागेश शौरी से मिलेंगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे जगमोहन ने दिनेश चूरू को फोन किया। हेलो। दिनेश चूरू का स्वर कानों में पड़ा। मैं? पहचाना? जगमोहन, ठीक पहचाना। नागेश से हमारी मुलाकात का इंतजाम कर। काम करने को तैयार हूं। तभी तो कह रहा हूं। शौरी साहब से मिलने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? सौदा हो गया, शिकार तुम लोगों के सामने है। काम खत्म करो और नोट लो। काम खत्म करके नोट? पागल तो नहीं हो गया? मैं नोट पहले लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करता हूँ। 1 करोड़ तुम्हें पहले दे देता। सुन, जगमोहन एकाएक उखड़ कर। काम करवाना है? हाँ, तभी तो नागेश शौरी से मुलाकात का इंतजाम करवा। हम चमचों से फाइनल बात नहीं करते। ठीक है। दिनेश चूरू ने गहरी सांस ली। तुम आधे घंटे बाद मुझे फोन करना। जगमोहन ने 1 घंटे बाद दिनेश चूरू को फोन किया। 4 नंबर वर्सोवा पर आ जाओ। देवराज चौहान भी साथ होगा ना? उसके बिना मैं क्या करने आऊंगा, जगमोहन ने कहा और फोन रख दिया। अगला दृश्य।
देवराज चांद, जगमोहन और सोहनलाल 4 नंबर वर्सोवा पर पहुंचे। बहुत शानदार और बड़ा बंगला था। मुख्य गेट पर 2 गनमैन खड़े थे। उसके पास ही मौजूद था प्रताप कोहली। वो उन्हें देखता ही मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा और कह उठा, आइए, मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ खड़ा था। गनमैनों ने विशाल गेट को खोला तो कार भीतर ले गए। जगमोहन ने पोर्च में ले जाकर कार रोकी। वहां 3 विदेशी कारें पहले से ही मौजूद थी। तीनों कार से बाहर निकले तो पीछे से प्रताप कोहली उनके पास आ पहुंचा। आइए आइए, आगे चलने का उपक्रम करता हुआ कह उठा। मैं यहीं रहूंगा, सोहनलाल ने कहा। बाहर? प्रताप कोहली ने उसे देखा। हाँ, अगर तुम भीतर नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारे बैठने का कहीं प्रबंध। मुझे भूल जाओ और इन्हें भीतर ले जाओ, सोहनलाल ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। मर्जी तुम्हारी, परंतु आज से पहले किसी मेहमान ने ऐसा नहीं किया कि वो बाहर रहे। सोहनलाल ने उसकी तरफ पीठ कर ली। प्रताप कोहली देवराज चांद और जगमोहन को लेकर भीतर चला गया। 2 मिनट भी न बीते होंगे कि दिनेश चिरू सोहनलाल के पास पहुंचा। मुझे पता चला कि तुम भीतर नहीं आए। तुम्हें कोई परेशानी है? परेशानी तो होनी चाहिए। यहाँ कोई आए और बाहर ही रुक जाए। एक आदमी बाहर भी होना चाहिए। तो तुम हम पर किसी तरह का शक कर रहे हो? मैं सावधानी बरत रहा हूं। भीतर मेरा कोई काम नहीं था, इसलिए बाहर रुक गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मुझे अकेला छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ सब ठीक है। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या कि वो भीतर चला गया। सोहनलाल सतर्कता भरे अंदाज में बाहर ही टहलने लगा। अगला दृश्य। वो 50 बरस का गठे जिस्म का मालिक था। उसने सूट पहना हुआ था। चेहरे पर दौलत की चमक विद्यमान थी। उसके हाव भाव में चुस्ती थी। एसी की ठंडक उस कमरे में फैली हुई थी। उसके अलावा वहां 2 अन्य आदमी भी थे, हरीश मोगा और अवतार सिंह। दोनों इस वक्त सतर्क थे। देवराज चौहान और जगमोहन के वहां प्रवेश करते ही उनकी निगाहें दोनों पर जा टिकी। प्रताप कोहली दरवाजे से भीतर आकर कुछ ठिठक गया था। देवराज चौहान की निगाह नागेश शौरी पर जा टिकी। नागेश शौरी मुस्कुराकर आगे बढ़ा और देवराज चौहान से हाथ मिलाते हुए कह उठा, देवराज चौहान को अपने सामने पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। नागेश शौरी ने जगमोहन से भी हाथ मिलाया। फिर वो एक तरफ मौजूद कुर्सियों पर जा बैठे। अवतार सिंह एक तरफ मौजूद फ्रिज के पास पहुंचा। उसे खोला और लिम्का की बोतल निकालकर फ्रिज के ऊपर रखे गिलासों में डाली और उन्हें लिए आगे बढ़ा और उन तीनों के बीच मौजूद टेबल पर गिलास रखे और पीछे हटता हुआ वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने अवतार सिंह, हरीश मोगा और प्रताप कोहली पर नजर मारकर कहा, क्या इनका यहाँ मौजूद रहना ठीक है? इनसे मेरा कुछ नहीं छिपा, फिर भी तुम्हें परेशानी हो तो? अगर ये तुम्हारे विश्वासी हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। नागेश शौरी ने गिलास उठाया और लिम्का का घूंट भरा। रतनचंद कालिया से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? देवराज चौहान ने पूछा। कोई दुश्मनी नहीं, संजीदा होता नागेश शौरी बोला। वो ड्रग्स का व्यापार करता है और मेरी खूबसूरत बीवी ड्रग्स की लत की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता कि कब उसने नशा शुरू किया। मुझे इसका पता तब चला जब वो इस रास्ते पर काफी आगे जा चुकी थी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि उसे बचा लूं, उसकी नशे की आदत छुड़ा लूं, परंतु कामयाब नहीं हो सका। वो मर गई। देवराज चौहान उसे देखता रहा। उसके बाद मुझे नशे से, ड्रग्स के और नशे के व्यापार करने वालों से नफरत हो गई। तब मैंने नशे का व्यापार करने वाले अनजाने दुश्मनों की तलाश शुरू की तो पता चला कि शहर का ड्रग्स किंग रतनचंद कालिया है और तुमने उसे मरवा देने का इरादा बना लिया। ऐसी बात नहीं है। पहले मेरा इरादा था कि उसे कानून की गिरफ्त में पहुंचा दूं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरे इशारे पर अखबारों ने रतनचंद कालिया को बेनकाब करना शुरू कर दिया। कानून को उसके पीछे डलवा दिया, परंतु खास फायदा नहीं हुआ। कानून के हाथों में पहुंचकर भी वो आजाद हो गया। अब जमानत पर है और केस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे सजा हो पाएगी।
क्योंकि वह खुद भी दम रखता है। जो जज इस केस को सुना है जो जज इस केस को देख रहा है, सुना है कि उसने जज को खरीद लिया है। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे खत्म करवा देने का फैसला किया। इस तरह तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। मैंने अच्छे काम के लिए सोचा है, इसलिए कानून का मुझे जरा भी डर नहीं। वैसे भी किसी को पता नहीं लगेगा कि यह सब मैंने करवाया। बात बाहर भी निकल सकती है। ऐसा हुआ तो मैं अपने को बचा लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, अपने काम के बारे में सोचो। मैंने सुना है कि तुम बेहतरीन निशानेबाज हो। यही वजह है कि मैंने इस काम के लिए तुम्हारा चुनाव किया है। नागेश शौरी मुस्कुराया। मुझे रतनचंद कालिया के बारे में भीतरी जानकारी चाहिए होगी। प्रताप कोहली और दिनेश चुरू के पास तुम्हारे काम की हर जानकारी है। इस बारे में तुम्हें वक्त खराब करने की जरूरत नहीं। ये दोनों काम के दौरान तुम्हारे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ये तुम्हारे काम आएंगे। ये रास्ते में आने वाली हर समस्या को दूर करेंगे। इनकी वजह से तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी। नागेश शौरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। साथ रहने दो, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। हमें क्या एतराज। साथ रहने दो, जगमोहन ने देवराज चांद से कहा। हमें क्या एतराज है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया, फिर बोला। रतनचंद कालिया को लेकर जो वजह तुमने बताई वही वजह है उसे मारने की। दूसरी वजह तो नहीं। जो मैंने बताया है सिर्फ वही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। दूसरी वजह हुई तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मुझसे कोई झूठ बोले ये मुझे पसंद नहीं। तुम नागेश शौरी मुस्कुराया। निश्चिंत होकर अपना काम शुरू कर सकते हो। देवराज चांद ने कश लिया, बोला कुछ नहीं। तुम्हारी बात हो गई हो तो मैं बात कर लूं, जगमोहन कह उठा। देवराज चांद खामोश रहा तो जगमोहन नागेश शौरी से बोला। अब हम जरा नोटों की बात कर लें। नोटों की? वो तो हो गई। क्या हुई? इस बात का 2 करोड़ तुम लोगों को मिलेगा। बेशक 1 घंटे में काम निपटा लो। 2 करोड़ किसने कहा? क्या मैंने? नहीं। नागेश शौरी मुस्कुराया। यह ऑफर मेरी तरफ से दी गई थी, तो अभी हमने अपनी डिमांड नहीं रखी। मैंने तो सोचा था कि सौदा तय हो गया। तुम्हारे सोचने से क्या होता है। इस काम का कम से कम 5 करोड़ लगेगा। 5 करोड़ तुम्हारे लिए तो मामूली रकम है। तुम्हारा मतलब कि मैं अपनी दौलत लुटा लुटा कर बर्बाद कर दूं? तुम लुटा नहीं रहे, बल्कि हमसे कत्ल करवा रहे हो रतनचंद कालिया का। ये सब तुम अपनी मर चुकी खूबसूरत पत्नी की आत्मा की शांति पहुंचाने के लिए कर रहे हो। रतनचंद कालिया की हत्या करना आसान नहीं शौरी। तभी तुमने देवराज चौहान को चुना और 2 करोड़ जैसी रकम की ऑफर दी, जगमोहन ने कहा। और अब तुम नाजायज फायदा उठाने की फिराक में हो, नागेश शौरी ने कहा। ऐसा तो नहीं। ऐसा ही है, तभी तो तुम 5 करोड़ मांग रहे हो। तुम्हारे लिए ये रकम मामूली है। देवराज चौहान, शौरी बोला। मैं 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, मेरे से बात करो। जब देवराज चौहान तुमसे बात कर रहा था तो मैंने दखल नहीं दिया। अब वो मेरी बात में दखल नहीं देगा। नोटों की बात तय करना मेरा काम है, देवराज चौहान का नहीं। देवराज चौहान शरीफ बंदा है, वो तुम्हारा काम मुफ्त में भी कर देगा। इसी वास्ते मैं देवराज चौहान के साथ चिपका रहता हूँ। मैं 2 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर तो तुम्हारा काम नहीं होगा। किसी ऐसे को ढूंढ लो जो 2 लाख में काम कर दे। जगमोहन और नागेश शौरी की आंखें मिली। ये तुम गलत बात कर रहे हो। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तुम्हें 2 करोड़ 10 लाख दे दूंगा। मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ। इतना मैं नहीं दे सकता। जगमोहन उठा और देवराज चौहान से बोला। हमें यहां से चलना चाहिए। ठीक है, नागेश शौरी कह उठा। मैं 2.5 करोड़ देने को तैयार हूं। जरा जरा के आगे बढ़ रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि 3 करोड़ दोगे, जगमोहन बोला। चलो, नागेश शौरी मुस्कुराया। ऐसा ही सही। एडवांस नकद पहले, उसके बाद काम शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। शाम को ले जाना। कितने बजे? प्रताप कोहली और दिनेश तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्हें फोन पहुंच जाएगा, नागेश शौरी ने कहा। ये ठीक रहेगा।
अगला दृश्य, रतनचंद कालिया, 60 वर्ष का, सेहतमंद किंतु पतला सा था वो, या यूं कह लो कि कद काठी सामान्य थी। सिर के बाल आधे से ज्यादा सफेद थे और सफेद में काले बाल उसे आकर्षक बनाते थे। क्लीन चेहरा, सीधे हाथ की 4 उंगलियों में रंग बिरंगे हीरों की अंगूठियां पहनी, गले में सोने की भारी जंजीर जिसके साथ मोटा हीरा फंसा रहता था। एक ही निगाह में महसूस हो जाता था कि दौलतमंद ही नहीं, दौलत का मजा भी ले रहा है। शहर का जाना माना व्यक्ति था वो। इस वक्त बांद्रा स्थित बहुत बड़े और शानदार बंगले में मौजूद था। करीब 2000 गज में बना था। 8 साल पहले उसका 1000 गज का बंगला था। बगल का बंगला बिका तो उसने खरीदा। उसके बाद दोनों बंगलों को एक करके 2 मंजिला बंगला बना लिया। रतनचंद कालिया अपने बंगले की पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर का नजारा कर रहा था। उसे याद नहीं कि पहले कभी वो खिड़की पर कब खड़ा हुआ था। खुले में आने से कतराता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके दुश्मन बहुत हैं। कोई भी उसकी जान ले सकता है। खिड़की के आगे बंगले का नीचे वाला हिस्सा था। उसके बाद बंगले की दीवार, फिर आगे सड़क तक काफी बड़ा हिस्सा खुला था। वो सड़क व्यस्त रहती थी। सड़क पार बहुत बड़ी खुली जगह के पश्चात डिरिट्रक्ट डिरिट्रक्ट सेंटर की आसमान को छूती 5-7 इमारतें बनी हुई थी। कोई 15 मंजिल की थी तो कोई 20 मंजिल की। मतलब कि रतनचंद कालिया के बंगले के सामने इमारत के नाम पर डेयरी ट्रैक्ट सेंटर ही पड़ता था, जो कि 100-150 मीटर दूर था। रतनचंद कालिया खिड़की से हट गया। ये काफी बड़ा कमरा था। एक तरफ शानदार डबल बेड लगा था, दूसरी तरफ 3 कुर्सियां और पॉलिश की गई गोल टेबल थी। फर्श पर कालीन था। दीवार पर ही टीवी स्क्रीन लगी दिख रही थी। तीसरी तरफ छोटा सा सोफा लगा था कि बैठने की जरूरत हो तो बैठा जा सके। वो सोफे पर जा बैठा। तभी उसके कानों में कदमों की आहट पड़ने लगी। रतनचंद कालिया की निगाह दरवाजे की तरफ उठी। 55 बरस की औरत ने देखते ही देखते भीतर प्रवेश किया। वो साड़ी में सजी धजी खूबसूरत लग रही थी। उसके भीतर आते ही परफ्यूम की महक रतनचंद की सांसों में पड़ी। वो मुस्कुरा कर बोला, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हटो जी, आप तो इस उम्र में भी छेड़ने से नहीं हटते। वो मुस्कुराकर कह उठी। उसका नाम सोनिया था। क्या हुआ है मेरी उम्र को? बच्चे घर में हैं। मैं तो ये बताने आई थी कि पवन और आस्था के साथ मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। पहले ही देर हो गई। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। गन मैनों को तैयार रहने को कह दिया था। हाँ, वो तैयार ही हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ इन गन मैनों से। जहां भी जाती हूँ साथ भेज देते हो। बच्चे भी तंग आ चुके हैं। ये जरूरी है। रतनचंद कालिया ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जा रही हूँ। रात को शायद ना आ सकूं। कल ही दिन में किसी वक्त आएंगे हम, और भाई के घर पहुंचकर मैं गनमैनों को वापस भेज दूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो भाई के घर के आसपास मंडराते रहें। रतनचंद कालिया ने सिर हिला दिया। आप भी चलते तो कितना अच्छा रहता। मुझे काम है, परंतु वादा रहा कि मैं शादी में जरूर चलूंगा। सोनिया चली गई। रतनचंद कालिया ने वक्त देखा। शाम के 4 बज रहे थे। वो उठा ही था कि फोन बजा। टिपाई पर रखा लैंडलाइन का फोन बज रहा था, जिसका नंबर बहुत कम लोगों के पास था। आगे बढ़कर रतनचंद कालिया ने रिसीवर उठाया। हेलो। नमस्कार। खुशनुमा सी आवाज दूसरी तरफ से आई। नमस्कार। रतनचंद उलझन में पड़ा। मैंने आपको पहचाना नहीं। जबरदस्ती के मेहमान को कम ही लोग पहचानते हैं कालिया साहब, उधर से पूर्ववत लहजे में कहा गया। रतनचंद कालिया की आंखें सिकुड़ी। कौन हो तुम? ये पूछो क्या काम है। बोलो। तुम्हारी हत्या की शानदार साजिश को जन्म दे दिया गया है। मेरी हत्या की साजिश आज रच दी गई है। रतनचंद कालिया की आंखें सिकुड़ी। कुछ पल खामोशी रही। कैसा लगा सुनकर? उधर से पुनः कहा गया। कौन हो तुम? अपने बारे में बताना ठीक नहीं। निशानी के तौर पर मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। कैसा नाम? कोई भी। चलो तुम मुझे केकड़ा कह लो। केकड़ा बुरा नहीं है।
तो मैं तुम्हारी हत्या के बारे में तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी कही बात पर यकीन कर लूंगा? मत करो। जल्दी ही इंजाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। कौन मेरी जान लेना चाहता है? एक ने तुम्हारी मौत की सुपारी दी है, दूसरा तुम्हें मारेगा। परंतु नाम मैं किसी का भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या फायदा बताने का? मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा। तुम जो भी लाख 2 लाख लेना चाहते हो मेरे से ले लो, मुझे उनका नाम। लाख 2 लाख? उधर से केकड़ा ने हंस कर कहा, मेरी नहीं तो अपनी इज्जत का भी ख्याल कर लो। तुम्हारे नाम की सुपारी 3 करोड़ में दी गई है। इसी से समझ जाओ कि तुम्हारी मौत निश्चिंत ही है। जिसने सुपारी ली है वो अंडरवर्ल्ड का नामी बंदा है। काम हाथ में लेकर हर हाल में पूरा करता है। तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े हो रतनचंद। रतनचंद कालिया को एकाएक टांगों में कंपन सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे रिवॉल्वर थामे हथेली में पसीना आ गया हो। अपनी सुरक्षा का इंतजाम फौरन से भी फौरन कर लो। मुझे नहीं लगता कि तुम बचोगे, लेकिन तुम्हें बचने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है रतनचंद कालिया। हेलो। हाँ हाँ, कहो। केकड़ा का शांत स्वर कानों में पड़ा। सुन रहा हूँ, फोन पर ही हूँ। तुम ये सब मुझे बता रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? आने वाले वक्त में मैं तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। खबर देने के बदले में तुमसे मोटे नोट वसूलूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक और बात, मेरे बारे में जानने की चेष्टा भी मत करना, वरना मैं फोन बंद कर दूंगा और तुम ताजा खबरों से दूर हो जाओगे। सुनो, तुम अभी मुझे मिलो, मैं तुम्हें नोट नोट भी लूंगा। मुझे लेने की जल्दी नहीं है तो तुम्हें देने की जल्दी क्यों पड़ी है? मेरी मानो तो रिवॉल्वर नीचे रखो और अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लो। मामला सच में गंभीर है रतन चंद जी। तेजी दिखाओगे तो शायद बच सकूं। लेकिन केकड़ा, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। इसके साथ ही लाइन कट गई। रतन चंद कालिया हाथ में रिसीवर थामे खड़ा रहा, फिर रिसीवर वापस रखा। चेहरा सख्त हो चुका था उसका। आंखें और होंठों में सिकुड़न थी। आगे बढ़कर उसने टेबल का ड्रॉज खोला और रिवॉल्वर निकालकर उसकी मैगजीन चेक की। फिर उसे जेब में रखने के पश्चात जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। फौरन नंबर मिला और आवाज कानों में पड़ी। कहिए। सुंदर, इसी वक्त मेरे पास आओ, कहकर रतनचंद कालिया ने फोन बंद किया और जेब में रखते ही बड़बड़ा उठा। केकड़ा। अगला दृश्य। सुंदर, जो कि बंगले के दूसरे हिस्से में ही मौजूद था, वो 5 मिनट में वहां पहुंचा। 35 बरस का सुंदर समझदार व्यक्ति लग रहा था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। 23 बरस की उम्र में ही वो नामी निशानेबाज बन चुका था। कई प्रतियोगिताएं उसने जीती थी। बीएसएफ में नौकरी करता था, परंतु अपने ऑफिसर से झगड़ा कर लेने की वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तब वो नौकरी के तलाश में था और रतनचंद कालिया से उसकी मुलाकात हो गई। रतनचंद कालिया ने उसके निशानेबाजी के गुण की वजह से उसे अपने पास रख लिया और 10 सालों में सुंदर आज रतनचंद कालिया का सबसे खास गनमैन था और जरूरत पड़ने पर सलाहकार के रूप में हैसियत रखता था। जब रतनचंद कालिया मुसीबत में पड़ा, सुंदर ने उसे मुसीबत से निकाला और आज भी रतनचंद कालिया खुद को मुसीबत में फंसा महसूस कर रहा था। सर, सुंदर ने भीतर प्रवेश करते ही कहा। रतनचंद कालिया ने उसे देखा और बैठने को कहा। सुंदर बैठ गया। कुछ पल कमरे में अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर रतनचंद ने कहा, मैं अपने को अजीब सी स्थिति में फंसा महसूस कर रहा हूं। मुझे बताइए सर। अभी मुझे एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। कहने लगा, याद रखने के तौर पर मुझे केकड़ा कह सकते हो। केकड़ा कहता है कि आज मेरी हत्या की सुपारी दी गई है। हत्या की सुपारी? सुंदर चौंका। हाँ। रतनचंद कालिया ने सिर हिलाया। उसने यही कहा, 3 करोड़ में मेरी हत्या की सुपारी दी गई है। लेने वाला अंडरवर्ल्ड का नामी इंसान है और वो मेरी जान लेकर रहेगा। वो मजाक कर रहा नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा था। रतनचंद कालिया ने कहते हुए इनकार में सिर हिलाया। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मजाक नहीं? उसकी बातों से मैंने महसूस किया कि वो सच कह रहा है। ओह, ये गंभीर मामला है, तभी मैंने तुम्हें बुलाया। उसने जो कहा सच कहा है।
परंतु उसने अपने बारे में क्यों नहीं बताया कि वो कौन है? सुंदर बोला। अपने बारे में बताना नहीं चाहता। आपने उससे पूछा? हाँ, परंतु उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने ये नहीं बताया कि किसने 3 करोड़ में आपकी मौत की सुपारी दी और किसने ये ठेका उठाया? नहीं बताया। तो ये बात उसने आपको क्यों बताई? चाहता क्या है वो? मेरे ख्याल से दौलत। उसने कहा कि वो मुझे इस बारे में और भी खबर देता रहेगा, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लूं, उसके बाद मुझसे बात करेगा। और आप उसकी कही बातों को सच मानते हैं? वो सच कह रहा था। सुंदर चुप रहा, सोचों में गुम रहा। मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने हैं। हुक्म दीजिए। तुम बताओ, मुझे कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि करने वाले ने आपसे सच कहा है। ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, परंतु किसी अनजान आदमी की कही बात को फौरन सच मान लेना अजीब सी बात है। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता। किसी के पास इन बातों की भीतरी जानकारी है और वो मुझे जानकारी देकर दौलत कमाना चाहता है। सीधा सा सौदा है। रतनचंद कालिया ने कहा। बेहतर होगा कि आप खुद को कुछ दिनों के लिए बंगले में कैद कर लें। सुंदर बोला। ये नहीं हो सकता। मैं अपने जरूरी काम नहीं छोड़ सकता। तो सुरक्षा बढ़ा लीजिए। हाँ, इस बारे में सोचा जाएगा। जिसने आपकी हत्या की सुपारी दी है, अगर अंडरवर्ल्ड का पुराना है तो दूर रहकर आपको शूट करेगा। रतनचंद कालिया ने सुंदर को देखा। निशाना लेगा? अगर वो मजा हुआ खिलाड़ी है तो निशाना ही लेगा। सुंदर ने कहा। बेहतर होगा कि आप खुले में ना रहें। मैं कोशिश करूंगा। पूरी तरह इस बात पर विश्वास न करें। वो आपको करीब आकर भी मार सकता है। आपको आसपास वालों से भी सतर्क रहना होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। सुंदर ने सिर हिलाया। रतनचंद कालिया के चेहरे पर बेचैनी के भाव नजर आने लगे। ये सब बातें समस्या वाली थी। अवश्य सर। आप कभी भी खुले में अकेले न रहें। दूसरों से घिरे रहें। कार में भी अकेले न बैठें। अकेले आदमी का निशाना लेना आसान होता है। हर तरह से आपको सतर्कता बरतनी होगी। मैं आपके साथ रहूंगा। सब इंतजामों पर नजर रखूंगा। गुड। आपको कब बाहर जाना है? 1 घंटे बाद। ठीक है, मैं सब सब गनमैनों को समझा देता हूँ कि आपको जान का खतरा है और आपको घेरे में रखें। सुंदर बोला। केकड़े ने दोबारा फोन करने के लिए कोई वक्त बताया? नहीं। मुझे अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। सुंदर को देखता रतनचंद कालिया मुस्कुराया। क्या हुआ सर? अगर कोई तुम्हें फोन करके कहे कि तुम्हारी हत्या की साजिश रची जा रही है, तुम्हारे नाम की सुपारी छोड़ दी गई है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं आएगा? भूल जाओगे उसे? मैं समझ गया सर। क्या? अपनी जान की बात हो तो हर किसी की बात का विश्वास करना पड़ता है। क्या पता कि कहने वाले ने ठीक ही कहा हो। बेशक किसी ने मजाक किया हो, परंतु मैं इस बात को मजाक में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी जान का सवाल है। मेरी सुरक्षा के लिए तुम बढ़िया से बढ़िया इंतजाम करो। इस तरह के कोई मेरा निशाना भी ले तो गोली मुझ तक ना पहुंच सके। रतनचंद कालिया बेहद शांत, परंतु तनाव में भरा लग रहा था। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, प्रताप कोहली और दिनेश चुरू ने एक होटल के अगल बगल के कमरे बुक करवाए और वहां डेरा जमा लिया। चारों एक कमरे में आ गए और कॉफी मंगा ली गई। रतनचंद कालिया के बारे में बताओ कि कहां पर उसका निशाना लिया जा रहा है। देवराज चौहान बोला। कई जगहों पर उसे शूट किया जा सकता है। प्रताप कोहली ने कहा। उसके कई जगह ऑफिस हैं। दिन भर वो एक से दूसरे ऑफिस में जाता रहता है। रास्ते में कहीं भी उसे शूट किया जा सकता है। यूं वो अपने 4 गनमैनों के बीच घिरा रहता है। उसके कई दुश्मन हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं, इसलिए वो सतर्क रहता है। पहले कभी उस पर हमला हुआ है? देवराज चौहान ने पूछा। कई बार, लेकिन हर बार बच निकला। खतरे में पाकर वो अपने को बचाने का तगड़ा इंतजाम कर लेता है। ये सब हमें पहले नहीं पता था, परंतु अब छानबीन करके पता चला। एक बार उसके दुश्मन ने उसका घर से निकलना दुश्वार कर दिया था। एक के बाद एक उस पर जानलेवा हमले हो रहे थे। अपने को बचाना उसके लिए कठिन हो गया था।
6 महीने पहले की बात है। तब रतन चंद कालिया ने आरडीएक्स को बुला लिया था। आरडीएक्स? जगमोहन के होठों से निकला। तो इस बारूद का उसने क्या इस्तेमाल? मैंने कहा है आरडीएक्स को उसने बुला लिया था, प्रताप कोहली कह उठा। 3 लोगों की तिकड़ी है ये तीनों आरडीएक्स बारूद से कम नहीं, बहुत खतरनाक है तीनों। जगमोहन ने देवराज से पूछा, तुमने सुना ही ये नाम? नहीं। तुमने? जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने इनकार में सिर हिला दिया। जगमोहन ने प्रताप कोहली से कहा, ये आरडीएक्स के बारे में बताओ। बताया तो, 3 लोगों की तिकड़ी है, ये जो कर जाएं वही कम है। ये तीनों एक साथ होते हैं तो फौज से कम नहीं होते। जिस तरह आरडीएक्स बहुत होता है, उसी तरह तीनों इकट्ठे हो जाने पर बारूद जैसे ही हैं। इन तीनों को आरडीएक्स का नया संस्करण ही समझो। प्रताप कोहली ने गंभीर स्वर में कहा, तीनों एक साथ काम करते हैं, कोई अकेला काम नहीं करता। किसी का काम करने की ये भारी कीमत वसूलते हैं और काम भी पूरा करते हैं। मतलब कि काबिल बंदे हैं, बहुत। आरडीएक्स का मुकाबला करना मेरे ध्यान में तो किसी के लिए भी आसान नहीं। ये ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि सामने वाले को पलटने का भी वक्त नहीं मिलता। ये तीनों जीते जागते आरडीएक्स हैं। जीता जाता आरडीएक्स? जगमोहन ने बड़बड़ाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। तुम क्यों मुस्कुराए? प्रताप कोहली आरडीएक्स की तिकड़ी के बारे में इतना कह रहा है तो वो जरूर दम रखते होंगे, देवराज चौहान ने कहा। रतनचंद कालिया ने अपनी सुरक्षा के लिए आरडीएक्स को बुला लिया तो? अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि रतनचंद कालिया को पता है नहीं कि हम उसकी जान लेने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसे मौका ही ना मिले कुछ कर पाने का। हम पहली बार में ही सफल हो जाएं। मान लो हम पहली बार में सफल हो सकें और उसने आरडीएक्स को बुला लिया, तो इस रतनचंद के मान लो हम पहली बार में सफल हो सकें और उसने आरडीएक्स को बुला लिया, तो इस रतनचंद की हत्या करेंगे या आरडीएक्स से निपटेंगे? प्रताप कोहली जैसे उनके बारे में बता रहा हो तो वो हकीकत में मुसीबत होंगे। तुम उनसे डर रहे हो? नहीं, सोच रहा हूं कि उनके बीच में आ जाने की वजह से कहीं मुसीबत न बढ़ जाए। आरडीएक्स के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, सोहनलाल बोला। हम पहली बार में ही सफल होंगे और रतनचंद को किसी की सहायता लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक गोली और काम खत्म। कह देने से काम खत्म नहीं हुआ करते प्यारे लाल, प्यारे सोहनलाल, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। जूता रगड़ाई करनी पड़ती है। मुझे पता है, सोहनलाल ने बुरा सा मुंह बनाया। जगमोहन ने प्रताप कोहली से कहा, आरडीएक्स के बारे में और बताओ। प्रताप कोहली ने दिनेश चिरू को देखकर कहा, तू बता, मेरे पास तो और कुछ नहीं है बताने को। उसका ठिकाना किधर है? पता नहीं, दिनेश चिरू ने कहा। इनके नाम मालूम है, वही बता। आर से राघव है, दूसरा डी से धर्मा और तीसरा एक्स से एक्स्ट्रा। राघव, धर्मा और एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन तीसरे को एक्स्ट्रा कहते हैं। इस तरह वो आरडीएक्स कहलाते हैं। देखेंगे इस साले जीते जागते आरडीएक्स को, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। हमें क्या जरूरत है देखने की, देवराज चांद ने कहा। उनके रास्ते अलग हैं और हमारे अलग। हमें रतनचंद का निशाना लेना है और अपने रास्ते पर चले जाना है। आरडीएक्स की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटा लो, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। तुम दोनों, देवराज चांद ने कहा, रतनचंद कालिया के आने जाने के बारे में पता करो और नक्शा बनाकर बारीकी से मुझे समझाओ कि कल किधर किधर जाएगा, कैसा कैसा रास्ता होगा उसे। यूं तो हमें पता है, फिर भी पक्के तौर पर मालूम करके 2 घंटे बाद बता देते हैं, प्रताप कोहली ने कहा। किससे पता करोगे? हमारा आदमी है रतनचंद कालिया के आदमियों के बीच। तो उसी से ये काम क्यों नहीं करवा लिया? वो आसानी से रतनचंद कालिया को, हर काम हर किसी के बस का नहीं होता, और रतनचंद कालिया बेहद शातिर है। यूं ही ड्रग्स किंग नहीं कहलाता, सामने होने पर भी उसकी जान लेना आसान नहीं, प्रताप कोहली बोला। चल, दिनेश शुरू प्रताप कोहली से बोला, रतनचंद के बारे में ताजा जानकारी लेकर आए।
प्रताप कोहली उठने लगा तो जगमोहन बोला, यहीं बैठे रहो। क्यों? अभी हमें नोट नहीं मिले, पूरे 3 करोड़। नोट मिलेंगे तो काम की तरफ ध्यान देंगे। वक्त क्या हुआ है? 7:30। नागेश शौरी ने कहा था कि शाम तक तुम दोनों में से किसी के फोन पर नोटों के बारे में खबर दी जाएगी। पहले खबर लो, नोट हमें दो, उसके बाद बाकी की बातें। कल से हम वक्त खराब कर रहे हैं और माया का एक टुकड़ा भी हाथ नहीं लगा। जगमोहन की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। शौरी साहब को फोन कर, प्रताप कोहली ने कहा। दिनेश चुरू ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। साथ ही कमरे के कोने में पहुंच गया। मिनट भर बात करने के पश्चात वो पास आकर कह उठा, शौरी साहब कह रहे हैं कि 3 करोड़ तैयार हैं। डिलीवरी कैसे लोगे? इस होटल के बाहर भिजवा दो। उसके बाद मैं नोट ठिकाने लगाने जाऊंगा और तुम दोनों जानकारी लेने जाना। शौरी साहब, दिनेश चुरू फोन पर बोला, नोट यहीं भिजवा दीजिए, होटल के बाहर। ठीक है, मेरे आदमी बाहर पहुंचकर फोन कर देंगे, कहकर उधर से नागेश शौरी ने फोन बंद कर दिया। दिनेश चुरू ने फोन जेब में रखा। कितनी देर तक नोट आ जाएंगे? जगमोहन ने पूछा। 1 घंटे तक। सोहनलाल, तू मेरे साथ चलना, माल ठिकाने लगाना है। चलिए दोस्तों, आज इसे यहीं रोकते हैं। कहानी मजेदार है। मुझे लग रहा है कि इसमें भी देवराज चौहान और आरडीएक्स की टक्कर होने वाली है। उनकी टक्कर पहले भी हुई है। अब इस कहानी में मजा आने वाला है। वो भी वैसे देवराज चौहान और जगमोहन की तरह, यूं कहो कि खतरनाक है, लेकिन ईमानदार है। मतलब गुंडा तत्व हैं, लेकिन फिर भी कुछ असूलों को फॉलो करते हैं। उसूल वाले गुंडे हैं, देवराज चौहान की तरह। तो ठीक है, अगले भाग में देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।